पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे निषेचन के बारे में, जिसमें हम लोग ये चीज़ें देखे थे कि निषेचन का घटना कैसे होता है और निषेचन के बाद क्या होता है। निषेचन के बाद जो एक कोशिका का निर्माण होता है, इसका विभाजन होके धीरे धीरे ये 8-16 कोशिकाओं में विभाजित होते जाता है। और ये जो विभाजन की क्रिया होता है, जो एक और चीज़ बताया गया था, जो विभाजन की क्रिया होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये फलोपियन नली से ही शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग अंडवाहिनी ही कहते हैं। तो ये फलोपियन नली से ही शुरू हो जाता है, जो यहाँ पर निषेचन घटना होता है, और ये विभाजन होते होते ये बड़ा होते जाता है और ये फलोपियन नली में ही शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आकर ये गर्भाशय में, यहाँ पे यही गर्भाशय की दीवार होता है, इसी में आकर ये चिपक जाता है और यहाँ पर इसका विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे ये किसका भ्रूण का रूप ले लेता है, किसका भ्रूण का रूप ले लेता है। तब ये भ्रूण का विकास होना शुरू हो जाता है। इसी में एक हम लोग टर्म पढ़े थे, आपरा। अपरा का काम क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले अपरा निर्माण और गर्भ पोषण के बारे में पढ़ेंगे कि गर्भ पोषण का मतलब होता है। अपरा और गर्भ पोषण के बारे में बात करेंगे। तो गर्भ पोषण का मतलब होता है कि इसको जो गर्भ में पलते रहता है बच्चा, तो उसको पोषण मतलब उसको खाना कहाँ से प्राप्त होता है, उसको खाना कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते यहाँ पर देखते हैं कि अपरा के बारे में, अपरा का निर्माण और गर्भ पोषण के बारे में दिया हुआ है। गर्भ कई झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। इस बात को ध्यान में रखना, जो गर्भ के धारण होता है उसके ऊपर बहुत सारे झिल्ली रहते हैं, उसके ऊपर उसको बचाव के लिए बहुत सारा आवरण रहता है। सबसे बाहरी झिल्ली जो होता है उसको हम लोग जयाणु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोरियन कहते हैं। सबसे बाहरी वाला झिल्ली को, अब देखो जो गर्भ में ये बच्चा पल रहा है, इसके चारों तरफ बहुत सारे झिल्ली पाया जाता है, इसके चारों तरफ बहुत सारे झिल्ली पाया जाता है, जो कि इसको बचाने में मदद करता है। तो सबसे इसका ऊपरी जो झिल्ली होता है उसको हम लोग कोरियन कहते हैं। ठीक, इसी जरायु से अंगुलियों के आकार के अनेक प्रवर्धक निकले रहते थे। यही जरायु जो होता है, इसमें बहुत सारे अंगुलियों के आकार का प्रवर्धक बाहर की ओर निकला रहता है, जिसे हम लोग अंकुर कहते हैं या विलाई भी कहते हैं। तो इसको हम लोग अंकुर कहते हैं या विलाई भी कहते हैं। तो ये कोरियन के ही झिल्ली से निकला हुआ रहता है आकृति। ये अंकुर होता है गर्भाशय की दीवार में धंस कर, ये जो अंकुर होता है कहाँ पे धंसता है, गर्भाशय का जो दीवार होता है उसमें धंस कर उसके कोशिकीय परत और रुधिर वाहिनियों से अति निकट के संपर्क में स्थापित कर लेता है। अब देखो ये क्या काम करता है। बेसिकली ये जो अंकुर निकला रहता है, जो अंगुली टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो अंगुली टाइप स्ट्रक्चर होता है, और ये गर्भाशय की दीवार में क्या होता है, धंसने लगता है। अंगुली टाइप स्ट्रक्चर रहेगा तभी से जो दीवार रहेगा गर्भाशय का उसमें धंसने लगेगा, और ये किसके संपर्क में आने की कोशिश करता है, तो धंस कर जो इसके बाहर में जो रुधिर रहता है, जो बाहर में रुधिर रहता है, रुधिर वाहिनी होता है, उसके ये संपर्क में आना शुरू कर देता है, उसके संपर्क में आना शुरू कर देता है। और अंकुर और गर्भाशय कोशिका की परत के संपर्क क्षेत्र को, अब जब ये जो इसके संपर्क में जब आ जाता है, जब इसके संपर्क में आ जाता है, तो उसके संपर्क क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। पूरा को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे तो प्लेनेटेसा हम लोग कहते हैं। तो ये अपरा का बनावट होता है। ठीक, तो ये अपरा हम लोग किसको बोल रहे हैं, जब कोरियन के बाहरी वाला जो झिल्ली होता है उसमें अंगुली लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, जिसको हम अंकुर कहते हैं। उसमें अंगुली लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, जिसको हम अंकुर कहते हैं। और वही अंकुर क्या करता है, गर्भाशय की दीवार में धंस कर वो किसके साथ संबंध बनाना चाहता है, तो जो रुधिर वाहिनी होता है जिसमें ब्लड फ्लो करते रहता है, उसके साथ संपर्क बनाना चाहता है। जब उसके साथ संपर्क बन जाता है तो वो पूरा को हम लोग क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। पूरा को हम लोग क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। अगर बात करेंगे गर्भ जो होता है अपरा से एक मजबूत डोरी जैसी संरचना से जुड़ी रहती है। तो जो अपरा होता है वो गर्भ जुड़ा हुआ रहता है उससे। कैसे जुड़ा रहता है, तो ये जो अपरा होता है वो जुड़ा रहता है किससे, अब अपरा ही भोजन प्रदान करने में मदद करता है, इसलिए कि यही ब्लड से कनेक्ट रहता है, कनेक्ट रहता है। और ये किससे जुड़ा रहता है, तो एक मजबूत डोरी से जो गर्भ पलते रहता है, उसमें एक नाभि रज्जु होता है। उसमें क्या होता है, जो बच्चे का नाभि होता है ना, उसमें एक लड़ी पतला सा लड़ी रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में यहाँ पर दिखाया गया है। तो यही एक रज्जु होता है जो नाभि से जुड़ा रहता है, और यही नाभि से निकला हुआ जो लड़ी होता है, मान लो कि अगर ये नाभि है,
बच्चे का ये नाभि है। तो ये नाभि जो होता है, इसी नाभि से एक क्या रहेगा, एक रज्जु निकला हुआ रहेगा। एक रज्जु निकला रहेगा जो किससे जुड़ा रहता है, अपरा से जुड़ा रहता है। अपरा किसके संपर्क में रहता है, ब्लड के संपर्क में रहता है। तो जो ब्लड द्वारा भोजन आता है ना, वो अपरा ग्रहण करता है। अपरा ग्रहण करके किसको पहुंचा देता है, नाभि के थ्रू। नाभि के थ्रू इस बच्चे में पहुंचा देता है। नाभि के थ्रू क्या करता है, बच्चे में पहुंचा देता है। बच्चे का भोजन वहां से प्राप्त हो जाता है। तो जब बच्चे पलते रहता है तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अपरा जो होता है, अपरा किससे कनेक्ट रहता है, ब्लड से कनेक्ट रहता है, ब्लड वाहिनी से कनेक्ट रहता है। हम लोग पता है कि जब हम लोग खाना पचता है, जब हम लोग खाना पचता है खुद का, तो खाना पचने के बाद वो किससे, ब्लड के द्वारा पूरा शरीर में जाता है। ब्लड के द्वारा पूरा शरीर में जाता है। तो जो माँ होती है उसका खाना जब पचेगा तब ब्लड के द्वारा पूरा शरीर में जाएगा। अब शरीर में जब ब्लड के द्वारा जाएगा तो ब्लड वाहिनी के द्वारा ही जाएगा। अब ब्लड वाहिनी किससे कनेक्ट रहता है, अपरा से। किससे जुड़ा रहता है, तो अपरा से जुड़ा रहता है। जब ब्लड वाहिनी अपरा से जुड़ा रहता है तब ब्लड से क्या करेगा, अपरा भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेगा। ब्लड से क्या करेगा, अपरा भोज्य पदार्थ को ग्रहण कर लेगा। और ये नाभि से जुड़ा रहता है। अपरा किससे जुड़ा रहता है, नाभि से जुड़ा रहता है। तो ये नाभि के तक ये क्या करेगा, अपरा ये नाभि तक ये पहुंचा देगा भोज्य पदार्थ को। और नाभि के द्वारा ही बच्चे को क्या मिल जाता है, भोजन प्राप्त हो जाता है। नाभि के द्वारा ही बच्चे को क्या होता है, भोजन प्राप्त हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। नाभि रज्जु में अपने रुधिर वाहिनियों द्वारा, जो नाभि रज्जु होता है उसमें रुधिर वाहिनियों द्वारा अत्यधिक रक्त पूर्ति होती है। अतः नाभि रज्जु माता और गर्भ के बीच के संपर्क अंग का कार्य करता है। तो वही चीज हो गया, नाभि रज्जु जो होता है तो ये गर्भ जो धारण रहता है, जो बच्चे पलते रहता है उसके साथ ये और मादा के साथ ये संपर्क को ग्रहण करता है और वहाँ पे बोल सकते हैं भोज्य पदार्थ को भेजने का काम करता है। आगे बात करेंगे तो गर्भ अपने पोषण और श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन अपनी माता से ही नाभि रज्जु। अब देखो, ऑक्सीजन भी, सिर्फ पोषण ही नहीं, साथ साथ श्वसन की क्रिया भी किससे करता है, तो श्वसन की क्रिया भी हम लोग, ये जो बच्चा होता है सांस कहाँ से लेता है, नाभि रज्जु द्वारा ही क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। नाभि रज्जु द्वारा ही क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये दोनों काम करता है। नाभि रज्जु द्वारा पोषण भी लेता है, खाना भी लेता है, और ऑक्सीजन द्वारा सांस भी लेता है नाभि रज्जु के द्वारा ही। जब गर्भ का रुधिर अपरा में प्रवाहित होता है, जब जो गर्भ होता है तो गर्भ का रुधिर, इसको ब्लड भी उसी के द्वारा मिलता है। तो गर्भ का रुधिर अपरा में प्रवाहित होती है, तब वह माँ के रुधिर जो गर्भाशय के दीवार में प्रवाहित होती है, तो पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन का अवशोषित कर लेते हैं। तो वही चीज़ हम बता रहे थे उस टाइम भी कि जब ये रुधिर वाहिनी होता है तो रुधिर वाहिनी में क्या होता है कि ब्लड फ्लो करते रहता है। तो उसमें जो भोज्य पदार्थ होता है, उसमें जो ऑक्सीजन होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है रुधिर में, और जो ऑक्सीजन होता है वही क्या करता है, अपरा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके, यही हम लोग बोल सकते हैं जो गर्भाशय का दीवार होता है वही अवशोषित कर रहता है। गर्भाशय का दीवार कौन रहता है, अपरा ही रहता है, अपरा कनेक्ट करके रखता है। तो वही उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके नाभि रज्जु के द्वारा बच्चे के शरीर में या भ्रूण के शरीर में क्या करता है, पहुंचा देता है, छोड़ देता है। तो वहां से उसको अपना भोजन प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है। बच्चे का अगर पालन देखेंगे तो बच्चे का पालन इस प्रकार से होता है कि सर हमेशा बच्चे का नीचे की ओर रहता है। सर जो होता है माँ के पेट में, सर नीचे की ओर देखने को मिलता है। आगे अगर बात करेंगे तो अपरा अनेक प्रकार के हार्मोन उत्पादित करते थे। अब अपरा के और भी काम होता है। अपरा का एक भोजन पहुंचाने का काम होता है, और भी काम होता है कि ये बहुत सारे हार्मोन का स्रावित करता है। किसका, हार्मोन का स्रावित करता है। हमको पता है कि हार्मोन जो होता है, हार्मोन क्या करता है, बच्चे में वृद्धि, मतलब किसी के शरीर में भी हार्मोन का काम होता है, उसमें वृद्धि लाना, अलग अलग प्रकार के कामों को कराना। ठीक है, अलग अलग प्रकार के कामों को कराना ऐसा देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग हार्मोन को स्रावित करता है, जिसमें हम लोगों ने निम्नलिखित 3 प्रकार का हार्मोन यहाँ पे दिया हुआ है। निम्नलिखित 3 प्रकार का अपरा हार्मोन स्रावित करता है। अपरा जो होता है निम्नलिखित 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, तो अपरा जो होता है यहाँ पर निम्नलिखित 3 प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है। इस बात को ध्यान में रखना है।
तो सबसे पहला जो हार्मोन है गोने गोनेजोटॉपिन गोनेजो गोनेजोटॉपिन पहला सबसे हार्मोन है गोने गोनेजोटॉपिन। दूसरा है लैक्टोजेन। तीसरा है प्रोजेस्ट्रो प्रोजेस्ट प्रोजो प्रोजेस्ट्रॉन सॉरी क्या है प्रोजेस प्रोजन टोजन प्रोजेस्टोजन प्रोजेस्टोजन है। ठीक है, तो प्रोजेस्टोजन है तो पहला है गोनेजोटॉपिन, दूसरा है लैक्टोजेन, तीसरा है प्रोजेस्टोजन है। ठीक है, ये तीन हार्मोन का स्रावित करता है कौन? अपरा। तीन हार्मोन का ये स्रावित करता है अपरा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है HCG, दूसरे को लिखा जाता है HPA। ठीक है, तीसरा को शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोजन दोनों का दोनों हार्मोन स्रावित होता है। अंडाशय द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है। अभी ये जो अंडाशय होता है, जब बच्चा पल रहा था तो उसी टाइम अंडाशय भी तो रहेगा ना, अंडाशय तो खत्म नहीं हो जाता है, अंडाशय से अंडाणु निकलना बंद हो जाता है। अंडाशय रहता है, इससे एक हार्मोन का स्रावित होता है रिलैक्सिन हार्मोन। इससे एक हार्मोन का स्रावित होता है रिलैक्सिन हार्मोन। इसके अलावा गर्भता के समय जब गर्भ पलते रहता है, बच्चा पलते रहता है, तो उसी समय मादा के रुधिर में कुछ और भी हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टोजेन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन आदि की मात्रा गुना बढ़ जाती है। ये देखो, मादा के शरीर में ये सब पहले से हार्मोन रहता है, ये सब पहले से हार्मोन रहता है, लेकिन जब बच्चे पलते रहता है ना, तो ये सब हार्मोन का मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए कि इसका आवश्यकता ज़्यादा होता है माता के शरीर में, माता के शरीर में इसका आवश्यकता ज़्यादा होता है, तो ये सब का मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आदि की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। इन हार्मोनों में वृद्धि से भ्रूणीय वृद्धि का माता का उपचायी क्रियाओं में परिवर्तन तथा गर्भता में बनाए रखने में, अब देखो ये भ्रूण का विकास करने में ये सब हार्मोन क्या करता है? मदद करता है। इसीलिए ये सब हार्मोन का मात्रा क्या हो जाता है? माता के शरीर में बढ़ जाता है। ये सब हार्मोन का मात्रा माता के शरीर में बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे दिया हुआ है गेस्टुलेशन तथा जनन परतों का निर्माण। गेस्टुलेशन तथा जनन परतों का निर्माण। ब्लास्टोलिसिस हम लोग देखे थे, जब 16 कोशिका में विभाजित हो रहा था उसको हम लोग ब्लास्टोलिसिस कह रहे थे। गेस्टुलेशन की क्रिया में प्रवेश का अंत के 3 जनन परतों का निर्माण होता है। इसमें 3 जनन परत का निर्माण होता है। यह कोशिकाओं की गतियों से होता है। फलतः भ्रूण एक नए आकार तथा संरचना प्राप्त कर लेता है। कोशिका के इस गति के मॉर्फोजेनेटिक गति हम लोग कहते हैं। अब एक नया संरचना तैयार कर लेता है जिसको हम लोग मॉर्फोजेनेटिक गति कहते हैं। अब यह हम लोग संक्षेप में देखेंगे कि स्तनी में 3 जनन परतों का निर्माण होता है, 3 स्तर का निर्माण होता है, और ये तीनों स्तर के बारे में हम लोग देखेंगे। जो भी स्तनधारी जीव होता है उसमें 3 परत का बेसिकली निर्माण होता है। उसके 3 परतों में क्या हो जाता है? शरीर बट जाता है। तो वो तीनों परतों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, 3 परत का निर्माण होता है। जो भ्रूणीय अवस्था में होता है तो जन्म स्तरों पर 3 परत का निर्माण होता है। 3 परत कौन कौन सा होता है? तो पहला जो होता है वो होता है एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक, ये 3 परत का निर्माण होता है। तो ये 3 परत का जो निर्माण होता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ये 3 परतों में क्या होता है? बट जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये 3 परतों में विभाजित हो जाता है। तो ये याद भी रखने वाला चीज़ है कि कौन कौन सा 3 परतों में विभाजित होता है, तो उसका नाम ध्यान में रखना है। तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो लिखना है, एक यहाँ पर शॉर्ट नोट लिख लेना है कि जनन स्तर जो होता है, अगर हम लोग जनन स्तर की बात करेंगे, स्तनधारी या सिर्फ लिख सकते हैं स्तनी में, हेडिंग के रूप में लिखना, स्तनी में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। ठीक है, पहला लिखना है एंडोडर्म,
एंडोडर्म, ये जो एंडोडर्म का निर्माण होता है ना, ये कहाँ पे होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो एंडोडर्म जो होता है, ये सबसे अंदर वाला शायद पार्ट होता है, ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है एंडोडर्म। जो दूसरा होता है वो होता है मेसोडर्म, वो होता है मेसोडर्म या मेसोडर्म भी बोल सकते हैं, मेसोडर्म। जो तीसरा होता है वो होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। जो तीसरा होता है वो एक्टोडर्म होता है। ठीक, तो ये 3 परतों के बारे में ध्यान में रखना है। अब ये कहाँ पे होता है, ये 3 परत में भ्रूण जो होता है वो बट जाता है। ठीक, तो उसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जो एंडोडर्म का निर्माण होता है, तो भ्रूण के आंतरिक कोशिका समूह, मतलब ये अंदर में होता है। कहाँ पे होता है, अंदर में होता है। तो आंतरिक कोशिका मतलब जो अंदर कोशिका का समूह होता है, पिंड होता है, कि कुछ कोशिकाएं अलग होकर ब्लास्टोसील में विस्तारित हो जाती है, ब्लास्टोसील में विस्तारित हो जाती है तथा प्रथम एंडोडर्म कोशिका का निर्माण करता है। तो ये कैसे निर्माण होता है, जो आंतरिक कोशिका होता है, जो अंदर में कोशिका होता है, उसी के अंदर ब्लास्टोसील से विस्तारित होकर उससे फैलकर प्रथम एंडोडर्म कोशिका का निर्माण करता है। ब्लास्टोसील अगर बात करेंगे तो बार बार बताते आ रहे हैं, जब हम लोग 16 कोशिका का निर्माण हो गया था तो उसको हम लोग ब्लास्टोसील बोल रहे थे। अब यही बाद में विभाजित होकर एक परत का निर्माण करता है जिसको हम लोग एंडोडर्म कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं तेजी से संख्या में क्या करता है, वृद्धि करके ब्लास्टोलिस्ट के बाहरी परत के नीचे, ये क्या बोल रहा है, बाहरी परत के नीचे द्वितीयक परत बनाती है। तो ये बाहरी परत के नीचे होता है, ना कि बाहरी परत होता है। बाहरी परत के नीचे द्वितीयक परत का निर्माण करती है। अब ये सभी कोशिकाएं धीरे धीरे एक स्थान को घेरती है। ये सब कोशिकाएं क्या करता है, धीरे धीरे एक स्थान को घेरता है तथा एक नलिका जैसी संरचना बनाती है, जिसे प्राथमिक आहार नली कहते हैं। अब देखो, ये एक नलिका जैसे संरचना बनाता है और ये अंदर में रहता है, और इसी में क्या होता है, आहार नली का निर्माण होता है। इसी में क्या होता है, आहार नली का निर्माण होता है। एंडोडर्म के अंदर ही क्या होता है, आहार नली का निर्माण होता है। आंतरिक कोशिका पिंड के सभी बची हुई कोशिका के एक निश्चित रूप में व्यवस्थित होकर भौतिक पिंड का निर्माण करता है। तो ये बाद में ये भौतिक एक पिंड का निर्माण करता है। ठीक है। दूसरा अगर बात करेंगे मेसोडर्म, तो ये बीज का परत होता है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जो भ्रौमिक, ये भ्रौमिक पिंड लिखा हुआ, भ्रौमिक पिंड का निर्माण करता है। अब ये जो भ्रौमिक पिंड होता है, यही पिंड पुच्छीय भाग मतलब पीछे का भाग कोशिकीय विभाजन होकर पिंड के स्थानीय हिस्से में मोटा बना देती है। आगे चलकर कोशिका में भौमिक पिंड से स्वतंत्र हो जाती है और स्वतंत्र होकर एक नया परत का निर्माण करता है, जिसको हम लोग मेसोडर्म कहते हैं। अगर एक्टोडर्म का बात करेंगे तो मेसोडर्म के निर्माण के पश्चात, जब मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है, सबसे पहले किसका निर्माण होता है, तो सबसे पहले हम लोग को जो निर्माण होता है वो किसका निर्माण होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग एंडोडर्म का निर्माण होता है, तब जाके मेसोडर्म का निर्माण होता है, और सबसे लास्ट में एक्टोडर्म का निर्माण होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टोडर्म कैसे निर्माण होता है। मेसोडर्म के निर्माण के पश्चात, उसके पश्चात जो भौमिक पिंड होता है कि बची हुई सभी कोशिकाएं स्वतः एक परत में व्यवस्थित हो जाती है। स्वतः क्या होती है, एक परत में व्यवस्थित हो जाती है, तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टोडर्म परत कहते हैं। यहाँ पे तीनों परत के बारे में दिया हुआ है कि तीनों परत से क्या क्या चीज़ें का निर्माण होता है, तीनों परत से एक बच्चे में क्या क्या चीज़ें का निर्माण होता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो भ्रूण के 3 जन्म स्तर से बनने वाली कोशिका परिवर्तन के अंतिम चरण में परिवर्तित होकर अवयस्क में, मतलब पूरा वो व्यक्ति की तरह दिखने लगता है। तो देखो यही क्या होता है, जो एक्टोडर्म होता है, जो एक्टोडर्म की कोशिका होता है वो किसका निर्माण करता है, त्वचा का, मस्तिष्क का, मेरुरज्जु का, मतलब बीच वाला जो मेरुरज्जु हम लोग का हड्डी होता है वो, तंत्रिका तंत्र का, तो ये सब का निर्माण करता है। अगर एक्टोडर्म का बात करेंगे तो एक्टोडर्म जो होता है ये सबसे अंदर होने वाले,
ये सबसे एक्टोडर्म जो होता है, तो एक्टोडर्म क्या होता है, सबसे ये अंदर का परत होता है। पहले ही बताया था कि एक्टोडर्म जो होता है सबसे अंदर का परत होता है। तो सबसे अंदर होने के कारण प्रारंभिक आहार नली सबसे पहले प्रारंभिक आहार नली का ही निर्माण किया था, बनाती है, जो बाद में परिवर्तित होकर पाचन तंत्र में विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। क्या करता है, पाचन तंत्र का जितना भी अंग होता है, पाचन तंत्र का अंग जितना भी होता है, सब अंग का निर्माण करता है। अस्तर कोशिका, अब इसमें क्या क्या होता है, श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, जो मूत्राशय होता है उसका निर्माण करता है, और कर्ण के मध्य भाग भी बनाती है, तो देखो ये सब चीजें थोड़ा सा लिख लेना जरूरी होता है। अगर हम लोग एक्टोडर्म थी तो बाहर वाला परत होता है एक्टोडर्म, जैसे पहले एंडोडर्म ही लिख लेते हैं। चलो एंडोडर्म का अगर बात करेंगे तो एंडोडर्म में कौन कौन सा परत होता है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये किसका किसका निर्माण करता है, तो एंडोडर्म होता है वो पाचन तंत्र का निर्माण करता है, पाचन तंत्र का, बच्चे में पाचन तंत्र का निर्माण करता है। साथ में श्वसन तंत्र का निर्माण करता है, मूत्राशय का निर्माण करता है। तो ये सब चीज़ों का ETC करके लिख सकते हैं। अगर दूसरे का बात करेंगे तो दूसरा अगर हम लोग मेसोडर्म का बात करेंगे तो मेसोडर्म में क्या क्या चीज़ों का निर्माण होता है, मेसोडर्म में क्या क्या चीज़ों का निर्माण होता है। मेसोडर्म का अगर बात करेंगे, मेसोडर्म का निर्माण में अगर बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें बनता है, तो इसमें याद रखना है नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। नोटोकॉर्ड मांसपेशियाँ बनता है, इसी में मांसपेशिया का निर्माण होता है। हृदय का निर्माण यही करता है, रुधिर वाहिनी का निर्माण करता है, वाहिनिया का निर्माण करता है। वृक्क का भी निर्माण इसी के अंदर होता है, वृक्क मतलब किडनी, वृक्क का भी निर्माण इसी में होता है। जननांगों का निर्माण होता है, जनन अंग का निर्माण होता है, जो जनन अंग भी लिख सकते हैं, जनन अंग का निर्माण होता है, ETC लगा ले, ठीक है। और सबसे लास्ट वाला परत का बात करेंगे, जो सबसे बाहरी परत होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म में क्या क्या चीज़ें का निर्माण होता है, तो एक्टोडर्म का बात करेंगे तो त्वचा का निर्माण होता है, एक्टोडर्म से त्वचा का निर्माण होता है, मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये सब बाद में बनता है, मस्तिष्क का निर्माण तो सबसे लास्ट में। मेरुरज्जु का निर्माण होता है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, तो ये सब तथा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, मेरुरज्जु का निर्माण होता है, तंत्रिका का निर्माण होता है, ETC। तो ये सब जो एक्टोडर्म निर्माण करता है, तो एक्टोडर्म से ये सारे अंग का निर्माण होता है। एक बच्चे के अंदर जब बच्चे भ्रूण अवस्था में पल रहा होता है तब बात को ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे दिया मनुष्य गर्भता, जब गर्भता की अवधि बोला जाए तो कितने दिन बच्चे पलते हैं माँ के पेट में, तो 9 महीना, ठीक, 9 महीना बच्चे पलते हैं माँ के पेट में। अगर 1 महीने के बाद शिशु का हृदय, सबसे पहले देखो क्या निर्माण होता है, कि 1 महीना में, पहले महीना में शिशु का सबसे पहले क्या बन जाता था, हृदय का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है 1 महीना में। दूसरे माह में बात करेंगे, दूसरे महीना के अंत में तो पाद निकल जाता है, पाद मतलब पैर का निर्माण हो जाता है और अंगुलियों का निर्माण हो जाता है। तो ये दोनों विकसित हो जाता है दूसरे महीना में, पाद और अंगुली का निर्माण हो जाता है। पहली 3 माह में तो तीसरे माह में के अंत में लगभग सभी अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है। तो 3 महीने में, 3 मंथ में बच्चे का लगभग सब अंग तंत्र का निर्माण होता है। जितना अंग तंत्र शरीर में हम लोग होता है, लगभग सब अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है 3 महीने में, ठीक है। 5वें माह में बात करेंगे, 5वें माह में मतलब 5 महीने के दौरान गर्भ के पहली गतिशीलता और सिर पर बालों को उगना देखा जा सकता है। अब देखो, जब बच्चे 5 मंथ का हो जाता है तो पेट के अंदर गति करना शुरू कर देता है, ठीक।
इसको बोलते हैं लात मारना। ठीक, तो पेट के अंदर क्या होता है, गति करना शुरू कर देता है और उसके सर पर क्या हो जाता है, तो बाल आ जाता है। उसके सर पर क्या आ जाता है, बाल आ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग 24 सप्ताह का बात करें, 24 सप्ताह का मतलब क्या होता है, 24वें सप्ताह का मतलब हो गया लगभग क्या, 6 महीना। तो 24वें सप्ताह का मतलब हो गया लगभग 6 महीना, इसलिए कि एक महीना में 4 सप्ताह आता है। तो 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल जाता है। पूरे शरीर पर मतलब रोआ टाइप का जो बाल होता है वो पूरे शरीर पर आ जाते हैं 6 महीना में। इसके साथ ही आंखों का पल के अलग अलग हो जाते हैं। सबसे लास्ट में आंखों का पलक अलग अलग होता है। तो ये 6 मंथ जब पूरता है तभी जाके आंखों का पलक बच्चे का क्या होता है, खुलता है। तो आंख का पलक जो होता है वो बंद रहता है। 6 महीना के अंदर आंख का जो पलक होता है वो बंद रहता है। 6 महीना पर आंख का पलक क्या हो जाता है, बच्चे का खुल जाता है। ब्राउनिया भी मतलब उसका जो ब्राउनिया होता है, जो ब्राउन बनता है वो उसका तैयार हो जाता है। और लगभग हम लोग देखने को मिलता है 9 से 9.5 महीना के करीब, महीने के अंत में गर्भ पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। अब प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, मतलब डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे इसके क्या होता है, तब प्रसव की क्रिया होता है। जब बच्चे पल रहा है 9 महीना 9.5 महीना, तो उसके बाद प्रसव होता है। ठीक, प्रसव किस प्रकार से होता है तो उसके बारे में। तो गर्भता के पूर्ण समय हो जाने पर, मतलब पूरा जब समय हो जाता है गर्भ धारण का, तो उसके पश्चात गर्भाशय में विशेष रूप से संकुचन होने लगता है। प्रसव का मतलब याद रखना है डिलीवरी। ठीक, बच्चे का डिलीवरी। तो अगर अब देखो जैसे ही 9 महीना 9.5 महीना खुलता है, अब प्रसव का क्रिया शुरू होने रहता है। प्रसव का क्रिया शुरू होने रहता है तो गर्भाशय के अंदर बहुत कसकर संकुचन शुरू हो जाता है। संकुचन का मतलब समझते हो लोग, फैलना और दबना। फैलना और दबना को ही संकुचन हम लोग कहते हैं। तो संकुचन क्रिया बहुत तेजी से शुरू हो जाता है, जिससे माँ को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु बाहर निकल जाता है। तो वही संकुचन के कारण ही क्या होता है, शिशु क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है। और इसी प्रक्रिया को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन गर्भाशय पेशी में संकुचन। अब देखो, अब ये कभी कभी यहाँ पर पूछ सकता है संकुचन की क्रिया कराने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, तो यही संकुचन की क्रिया कराता है, जो तेजी से बच्चे को डिलीवरी कराने में मदद करता है, प्रसव कराने में मदद करता है। तो कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। एवं शिशु के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर निकालना ही इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। और प्रसव के साथ साथ वो जो अपरा था, जो प्रसव के साथ साथ जो अपरा का निर्माण हुआ था वो भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जो प्रसव के साथ साथ जो अपरा था वो भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, जो कि बाद में क्या होता है, नाभि से कनेक्टेड रहता है जो रज्जु, उसको काट के अलग कर दिया जाता है। बच्चे को देखोगे नाभि का जो रज्जु होता है काट दिया जाता है और काट के उसको अलग कर दिया जाता है। इस बात को लगभग लोग जो ऑब्जर्व किए होंगे जरूर इस बात को देखे होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, जब बच्चे का डिलीवरी हो जाता है, प्रसव हो जाता है, तब जो अगला स्टेप जो रहता है वो क्या होता है, दूध स्रावन होता है। जो दूध स्रावन होता है, इसलिए माँ को क्या करना होता है, बच्चे को दूध पिलाना होता है, उसका दूध स्रावन होना जरूरी होता है। ठीक, अगर स्त्रियों में गर्भता का समय का बात करेंगे तो स्तन ग्रंथि जो दूध वाला ग्रंथि होता है शरीर में माँ के, उसके बारे में बात किया जाता है। तो स्तन ग्रंथि में कई प्रकार के परिवर्तन होता है और शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथि जो होता है वो क्या करने लगता है, तो दूध का स्राव प्रारंभ कर देता है। कई महीनों तक शिशु माता का दूध पान करता है। तो कई महीनों तक मतलब बहुत महीनों तक हम लोग देखते हैं बच्चे जो होता है वो माँ के दूध का ग्रहण करते रहता है। तो दूध स्रावन के आरंभ में माँ के दूध में कई प्रकार के एंटीबॉडी होता है। और देखो ये जरूरी रहता है कि बच्चे माँ का दूध पिए, इसलिए बच्चे माँ का दूध नहीं पिएगा तो उसमें बहुत सारे एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। इसलिए बच्चे जो होते हैं माँ के जो दूध होता है उसी में क्या होता है, बहुत सारे एंटीबॉडी होता है और वो एंटीबॉडी का सेवन करेगा तभी जाकर बच्चे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता क्या होगा, रहेगा। अगर वे बच्चे को शुरू से ही अगर माँ का दूध नहीं मिला तो उसे बीमारियों को लड़ने की क्षमता ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए कि जो दूध में होता है, माँ के दूध में एंटीबॉडी होता है और वही एंटीबॉडी के रूप में क्या होता है, बच्चे के शरीर में जाता है, जो कि रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इस बात को समझिएगा लोग। ठीक, तो ये चैप्टर का यहीं पे अंत होता है। ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये इसके बाद हम लोग का इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये तीसरा चैप्टर जो था वो कैसे कंप्लीट हो।
ठीक। और इस चैप्टर में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगले क्लास से हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।